नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ रेलवे एग्जाम और पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं उनका जवाब देंगे। हमने देखा है कि यूट्यूब की पिछली वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में डाउट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के कमेंट का एक क्लियर तरीके से जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि उनमें से कुछ डाउट आपके भी हो सकते हैं। तो मैंने कुछ 20 से 25 कमेंट इस वीडियो के लिए लिए हैं जिनका जवाब मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई और डाउट चल रहा हो तो वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला कमेंट पढ़ते हैं जो मैंने सैलरी की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सभी ग्रुप डी की 14 पोस्टों की सैलरी के बारे में बताया था। उस वीडियो पे एक कमेंट कर रहे थे अखिलेश सिंह 507 नाम से कि सब फेक बता रहा है। मैं खुद टीआरडी में हूँ, 2 ईयर हो गया है, मेरी सैलरी 34,000 से ज्यादा कभी नहीं आई, बल्कि कम ही हुई है। तो देखो भाई अखिलेश, आपको स्क्रीन पर एक सैलरी स्लिप दिख रही होगी जो कि असिस्टेंट टीआरडी वाले पोस्ट की है। उसमें आपको कितनी सैलरी दिख रही है, आप समझदार हैं, आप देख सकते हैं। उसमें टोटल सैलरी 46,000 बनी है। टोटल काट पीट के कितनी है, आप पढ़े लिखे होंगे, जब जॉब कर रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। मैं मानता हूं कि सैलरी कम बनती है, लेकिन टीआरडी स्टाफ में उनकी सैलरी कम बनती है जो कभी टीए पे नहीं जाते हैं, अपने जो स्टेशन होती है वहीं पे काम करते रहते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा कमेंट है जो कि सत्येंद्र पाल कर रहे हैं। भाई जी एक बात बोलूं, जब रेलवे ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब माता और पिता का आधार कार्ड मंगाया जाता है या फिर इसकी कोई जरूरत नहीं होती? तो सत्येंद्र पाल जी, माता और पिता का आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगा जाता है। हमारा अगला कमेंट है जो कि प्रिया ने किया है। सर मैं एससी कैटेगरी में आती हूँ, क्या मुझे भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो देखिए, जितने भी लोग एससी और एसटी कम्युनिटी के हैं उनको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है, उनका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। अगर सेंट्रल का बन गया है तो आप सेंट्रल का भी लगा सकते हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कमेंट में मेंशन भी कर दिया था कि जितने एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट किया है श्रेयांश कुमार ने कि मेरे ऊपर एफआईआर है, क्या जॉब मिलेगी? दोस्तों ये कमेंट बहुत से लोगों का होना चाहिए था क्योंकि बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मेरी वीडियो उनके पास नहीं पहुंची होगी या उन्होंने कमेंट नहीं किया होगा। तो जिनके भी ऊपर एफआईआर है, चाहे एफआईआर किसी भी चीज की हो, एफआईआर से आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, केस में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो केस है उसका निर्णय नहीं आया हो और आपको सजा नहीं हुई हो। मेरे साथ वाले जो कैंडिडेट है उनमें से 3-4 लोगों के पास भी एफआईआर और कुछ के पास केस दर्ज भी थे। अभी एक कोर्ट से फैसला भी आया था कि जिनके ऊपर केस है उनको भी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसका निर्णय नहीं आया हो। हमारा अगला कमेंट है जो कि छपरा एक्सप्रेस के द्वारा किया गया है। सर मैंने आरआरबी ग्रुप डी में ईडब्ल्यूएस स्टेट वाला लगा दिया है, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या कैंसिल, या मुझे जनरल में डाला जाएगा? आरपीएफ वालों को हुआ कि नहीं, प्लीज प्लीज। तो देखिए, जितने लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, अगर उन्होंने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा भी दिया है अगर फॉर्म में, तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप डीबी के टाइम पे सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तब फिर आपको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। फिर आपको ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट वाली जॉब में होता है और रेलवे एक सेंट्रल वाली जॉब मानी जाती है। तो इसमें आप डीबी के टाइम सेंट्रल वाला लेके जाएं। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है छुआ बाबू के द्वारा किया गया है। अपने विलेज से कितने डिस्टेंस है आपका स्टेशन? भाई मेरा जो गांव है वो मेरी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, बल्कि 32 किलोमीटर ही हो जाता है। इसके बाद अगला कमेंट हमारा एमएस फिट के द्वारा किया गया है जो कि है, अंकुश भाई एग्जाम डेट क्या है? देखिए, लगभग जुलाई के समथिंग ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, तो आपके पास आराम से भी 5 महीने हैं। आप बढ़िया से तैयारी करिएगा। जो मैंने 5 महीने की स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी उसको देखिएगा। अगर आप देख चुके हैं तो उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस आप कंसिस्टेंसी से उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है राम निवास के द्वारा किया गया है। भाई मैं बोलने में हकलाता हूँ तो मुझे मेडिकल में कोई दिक्कत थोड़ी होगी? भाई देखिए, जो आप हकला के बोलते हैं, मेरा एक दोस्त है जो पॉइंट्समैन है, वो बहुत ज़्यादा हकलाता है। मतलब एक बात बोलने में वो 4 से 5 बार रिपीट करता है तब जाके वो बोल पाता है। तो हकलाने में रेलवे की जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बाद में साफ साफ शब्दों में बोल लेते होंगे, चाहे उसके लिए आप समय ले लें। तो हकलाने से मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेडिकल से रिलेटेड एक और कमेंट कर रहे थे नेचुरल बॉयज नाम से। हेलो भैया, मुझे हैंड स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, क्या मैं पॉइंट्समैन में भर सकता हूँ? बिल्कुल भाई, आपको हैंड स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप पॉइंट्समैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है नंदिनी साहू के द्वारा किया गया है। फॉर्म नहीं भर पा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को पता हो तो बताओ।
देखिए जो फॉर्म फिलअप करने में आपको दिक्कत आ रही है, ज़्यादातर आधार की जो OTP है वो कई कैंडिडेट की नहीं आ रही है, तो आप इसके लिए रात में ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये सर्वर की वजह से ऐसा हो जाता है, तो आप इसको ट्राई करती रहिएगा, एक ना एक बार OTP आएगा, उसमें आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो उससे भी ये बात बोलिएगा कि आप लगभग 12-1 बजे के समथिंग इसको ट्राई कीजिएगा, या फिर जो सुबह का टाइम होता है लगभग 4 बजे का, उस समय पे आप ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा। ये सर्वर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो सोनभद्र के द्वारा किया गया है कि फ़ोन से क्लिक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसकी साइज़ को रिसाइज़ करें, जैसे भी साइज़ मांगी गई है, बस क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए और जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप किसको एडिट कर देंगे और बैकग्राउंड भी मोबाइल से ही चेंज करके इसको अपलोड कर सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद मनीष कुमार जी लिख रहे हैं कि आपको कितने साल लगे थे क्रैक करने में? भाई मैंने सिर्फ 5 से 6 महीने स्टडी करी थी, जिसमें 3 से 4 महीने में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और क्विज और मॉक टेस्ट मिलाकर मैंने लगभग 650 मॉक टेस्ट दिए थे। इसके बाद अगला कमेंट DS9893 के द्वारा किया गया है कि भाई ग्रुप डी में हाइट वेट क्राइटेरिया होता है क्या? दोस्तों रेलवे की ग्रुप डी ही नहीं, कोई भी जॉब हो, सिर्फ RPF GRP को छोड़कर किसी भी पोस्ट में ना तो हाइट ना ही वेट नहीं मांगा जाता है। सिर्फ RPF की पोस्ट में ये क्राइटेरिया होता है। तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आराम से भरिएगा, चाहे आपकी कितनी भी हाइट हो या कितना भी वेट हो। मैं मेरा बताऊं तो मेरा 52 kg अभी वेट है, और जब मैंने पोस्टिंग ली थी तब मेरा 50 kg वेट था और मेरी 163 सेंटीमीटर हाइट है। तो हाइट और वेट कोई मैटर नहीं करता है रेलवे की जॉब में। इसके बाद अगला कमेंट है दीपक धाकड़ जी का कि मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट कहाँ पर देते हैं? देखिए दोस्तों, आप ऑफलाइन जो बुक आती है कुछ, तो उन बुक्स को भी परचेस कर सकते हैं। मैंने जो कुछ बुक्स का रिव्यू भी किया है, तो आपको जैसे यूथ कंपटीशन हो गया, करेंट पब्लिकेशन हो गया, इसकी बुक आप ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। PDF की मैं लिंक प्रोवाइड नहीं करा सकता है, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट मेरी वीडियो पे दे जाए। तो लिंक आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, तो मैं जो पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मैं सारे क्वेश्चन पेपर की आपको PDF दे दूंगा। उसको डाउनलोड करके आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप या तो टेक्स्ट बुक ऐप का इस्तेमाल करिए या फिर यूथ कंपटीशन या करेंट पब्लिकेशन वाली बुक ले लीजिएगा। इसके बाद अगला कमेंट है पीयूष रावत जी के द्वारा किया गया है कि भैया आप बताएं, नहीं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करूं, किस तरह से करूं? देखिए पीयूष जी, मैं आपको बताऊं, अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो लिया है या टेक्स्ट बुक पे कोई फ्री टेस्ट दिया है, उसकी एनालिसिस करनी है, तो आपको सबसे पहले पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या फिर जो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए हैं, उनको देखिए कि किस तरीके से आपने कौन सी गलती करी है कि आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, या फिर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको नहीं आई जिसकी वजह से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। जिसमें कभी कभी शॉर्ट सॉल्यूशन भी दिया रहता है, बाकी लॉन्ग सॉल्यूशन तो हर एक क्वेश्चन के नीचे दिया ही रहता है। और जितने भी क्वेश्चन के नीचे आपको विस्तार से लिखा रहता है, अगर उसमें कोई चीज आपको इंपोर्टेंट लगे या नई चीज आपको दिखे, तो उसको आपको कॉपी में नोट करना है, और टेस्ट की एनालिसिस वाली कॉपी भी आपको एक अलग से बनानी है। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है एस कुमारी जी के द्वारा किया गया है कि सर ग्रुप डी में गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सा है और पोस्ट प्रेफरेंस बता दें। देखिए मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो भी बनाई है, बेस्ट जोन की वीडियो भी बनाई है। तो गर्ल्स के लिए जो बेस्ट पोस्ट हैं वो वर्कशॉप की रहने वाली हैं। इसके अलावा आप पॉइंट्समैन की पोस्ट को भी चुन सकते हैं और SNT की पोस्ट को भी चुन सकते हैं, लेकिन इन पोस्ट को आपको लास्ट में रखना है। पहले नंबर पे जितने भी वर्कशॉप वाली पोस्ट हैं, इसके बाद पॉइंट्समैन की पोस्ट को रखना है। और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा ही देता हूँ। इसके बाद अगला कमेंट है पैनी वाइज पैनी का कि सर क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं? दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम आप 15 भाषाओं में दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो 14 भाषाएं हैं इंग्लिश को छोड़कर, उसके अलावा आप 14 में से कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे तो वो लैंग्वेज तो आपको मिलेगी ही, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हर एक लैंग्वेज चूज करने में आपको मिलेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको कंपलसरी मिलने वाली है, बाकी आप एक लैंग्वेज अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। और ये जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है, तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज भी आप चूज करते हैं तब भी आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट। अगर आपके मन में भी कोई डाउट चल रहा है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं अगला जो Q&A वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, जितने भी आपके डाउट होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 5 महीने पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है।
और अगली जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी एक बहुत ही मोटिवेटेड वीडियो रहने वाली है। और मैं आपको जो रेलवे का आवास होता है उसकी वीडियो भी 2 से 3 दिन में मैं आपको रेलवे आवास की वीडियो भी दिखाऊंगा। जो मेरी स्टेशन है वहाँ पे किस तरीके के रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं जो हम रेलवे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो चलिए फिर अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।